हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे हाउ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरीज विद चेंजेस इन कंसंट्रेशन। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उनको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मीन्स जो आपकी कंडक्टिविटी कप्पा है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम है, ये कंसंट्रेशन के बढ़ने या घटने से किस प्रकार चेंज होती है। मीन्स कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दें या घटा दें किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसका कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझेंगे। समझने से पहले कुछ नोटेशंस यूज़ किए हैं मैंने, वो आप देख लीजिए। क्या है, कंसंट्रेशन को हम लोग C से डिनोट करेंगे, डाइल्यूशन को D से डिनोट करेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। इसमें एक टर्म और आएगा आपका, आपने देखा था जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप लैम्डा एम से, बट जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम नॉट से। लैम्डा एम नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आपकी कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगी उस समय लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट। और इसी लैम्डा एम नॉट को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये देखिए आप, ये क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रख के देखते हैं किस तरह से कंडक्टिविटी वेरीज करती है विद चेंजेस इन कंसंट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किस कैटेगरी में आता है, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह लें या डिसोसिएशन फैक्टर कह लें अल्फ़ा, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स कि जो NaCl का सोल्यूशन होगा उसमें 100% जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। मीन्स जितने भी Na पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रोलाइट में वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में। तो इस वजह से इसका डिसोसिएशन फैक्टर कितना हो गया, 100% हो गया। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये डिसोसिएशन फैक्टर जो होता है वो 100% नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि सारे के सारे आयंस आपको नहीं मिल पाते हैं। तो अब देखिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने क्या किया, आपके पास एक ये सॉल्वेंट है और आपने इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया। अब आप क्या करिए, इसकी जो डाइल्यूशन है उसको आप इंक्रीज करिए। डाइल्यूशन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, एक तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन किसी भी सल्यूट की यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मात्रा को ही तो कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जब आपने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में जो सल्यूट की मात्रा थी वो कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया, डाइल्यूशन को बढ़ाया, इसका मतलब है कि आपने कंसंट्रेशन को कम कर दिया। तो जब आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उस केस में क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। और ये कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि ये देखिए आप ऐसे समझिए इसको, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला 1 ग्राम, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ये वॉल्यूम है इसका है 1 लीटर। अब आपने क्या किया, इसमें 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो ये टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, 2 लीटर हो जाएगा। तो 2 लीटर हो गया, तो अब 1 लीटर में कितना इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा आपको, 0.5 ग्राम। क्योंकि पहले क्या था, 1 लीटर में 1 ग्राम था, अब आपका सॉल्वेंट कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। तो इस वजह से पर यूनिट लीटर कितना हो जाएगा, वो 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो इस वजह से आप क्या देखेंगे कि जो आपका यूनिट वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस भी कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, इसका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज कैरियर हैं आपके वो कम हो गए। तो चार्ज कैरियर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि जब भी आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे या आप कह लें डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो उस केस में कंडक्टिविटी हमेशा कम होगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रांग हो और चाहे इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक हो।
अब देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी, फिर हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की सेपरेट स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने बताया था, आपको क्या बताया था कि जो डिसोसिएशन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 100% होगा। तो अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाता है, इट मीन्स और यू कैन से या डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्लाइडली इंक्रीज होती है, मीन्स इंक्रीज होती है बट बहुत स्लोली इंक्रीज होती है। अब आपने देखा था जो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला था वो क्या था, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वॉल्यूम। तो अगर आप क्या करें, कंसंट्रेशन को कम कर दें, मीन्स डाइल्यूशन को बढ़ा दें, तो डाइल्यूशन के बढ़ने से क्या होगा, आपने यहाँ पे क्या देखा था, कंडक्टिविटी कम हो रही थी, कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी आपकी। बट जब आपने वाटर को ऐड किया तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी कंडक्टिविटी कम हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट इनका जो फैक्टर है, कंडक्टिविटी के कम होने का फैक्टर और वॉल्यूम का बढ़ने का जो फैक्टर है वो आपस में डिफर करेंगे। अगर सेम फैक्टर से ये कम हो और बढ़े तो मोलर कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट होता क्या है, मान लो आपकी जो कंडक्टिविटी थी वो हाफ हो गई, मीन्स कंडक्टिविटी हाफ हो गई और वॉल्यूम क्या हो गया, वो 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 2 kb आ जाएगी। पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, kb थी, अब कितनी हो गई, 2 kb। इट मीन्स क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जिस अमाउंट से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है उससे ज़्यादा अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस वजह से हमें ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, बढ़ी हुई प्रतीत होती है। समझ गए इस बात को, दोबारा देखिए आप इसको, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के इंटू वी। अब ये जो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए आप अल्फा अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, बट जो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये इंक्रीज हो जाएगा आपका 2 अल्फा अमाउंट से। तो इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपको बढ़ी हुई प्रतीत होगी। और ये अगर आप एक ग्राफ ड्रा करें आप कंसंट्रेशन और किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, तो आपको किस तरह से दिखेगा, आप मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप क्या करिए, अंडर रूट सी को ड्रा करिए, यहाँ पे आप रखिए मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो जो ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है आपकी, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, नहीं गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा, ये इधर देखिए, अब दोबारा देखिए आप इसको। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन को अंडर रूट में ही क्यों रखा गया। तो जो साइंटिस्ट थे जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि मोलर कंडक्टिविटी को जो कंसंट्रेशन के साथ वेरी कराते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका ग्राफ ड्रा किया, किसके साथ, रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ ड्रा किया। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो और स्ट्रेट लाइन मिलती है और साथ ही साथ उसका वेरिएशन किस तरह का था, वेरिएशन क्या था, स्लाइडली इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ से देखिए आप, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसी तरह से क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। अब इस साइड क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई मिलेगी। तो एक पॉइंट ये आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या आप कह सकते हैं जो आपका डाइल्यूशन होगा वो कितना, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग, या आप कह सकते हैं जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी लैम्डा एम, ये किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाएगी, जो ये आपका क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा। ये बात आप समझ गए। अब इसको अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इस स्ट्रेट लाइन को, तो किस तरह की नजर आएगी आपको, डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए सी की पावर हाफ। मीन्स आप इसको कह सकते हैं डेल्टा एम नॉट माइनस ए सी का रूट। यहाँ पे देखिए अब डेल्टा एम नॉट क्या है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ से आप ये इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, एग्जांपल दिया था मैंने आपको, NaCl और KCl होते हैं। अब बात करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम
कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से चेंज होती है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके लिए जो डिसोसिएशन फैक्टर होता है वो 100% ना होके 100% से कम होता है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कंसंट्रेशन को कम करते हैं या चेंज करते हैं, या आप कह सकते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन के लिए एक पैरामीटर ले सकते हैं, कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं या आप कह लें डाइल्यूशन को बढ़ाते जाते हैं, तो उस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उनकी मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब ग्राफ ड्रा करते हैं रूट ऑफ कंसंट्रेशन और किसके बीच, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम के बीच, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ इस तरह से मिलता है। मीन्स जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, सडनली इंक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे देखिए आप, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो ये जो सडन इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह क्या थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम थी हायर कंसंट्रेशन पे, तो अब ये कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी इंक्रीज हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, और इस वजह से क्या हो गया, कंडक्टिविटी या आप कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीज हो गई। तो वो ग्राफ जो है किस तरह का नज़र आया आपको, इस तरह का नज़र आया। अब इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, देखिए आप, ये क्या है √c, ये क्या है लैम्डा एम। अब यहाँ से अगर आपको जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ लैम्डा एम को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। मीन्स ये आप कह सकते हैं ये इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस वजह से इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया गया। वो लॉ किसने दिया था, वो लॉ दिया था कोलराश लॉ। कोलराश ने वो लॉ दिया था। कोलराश लॉ से क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की हमने, क्योंकि वो ग्राफ से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। तो आप क्या समझ गए यहाँ से, आपने देखा कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते हैं कंडक्टिविटी हमेशा कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्लोली इंक्रीज होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगी। ये बात कंफर्म हो गई। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है इस स्टडी में। वो क्या था, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी अल्फ़ा, या आप कह सकते हैं जो डिसोसिएशन फैक्टर था, वो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर था। मीन्स जो डिसोसिएशन फैक्टर था वो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर था। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लें, वो क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बात करेंगे कोलरास लॉ की। इससे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल क्या हैं जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ये देखिए आप, अगर आपको क्या करना हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसका क्या हो, दो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको गिवन है और उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो वो किस तरह का मिलेगा आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl को अगर आप माइनस कर दें किससे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। मीन्स KCl और NaCl दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा किसके किसके बीच में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड का जो डिफरेंस होगा उन दोनों के बराबर आएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आप क्लोरीन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दें तो उस केस में भी जो ये डिफरेंस है वो हमेशा बराबर आएगा। देखिए आप यहाँ से डेल्टा नॉट एम KCl माइनस डेल्टा नॉट एम NaCl। अब यहाँ पे क्या किया, Cl को आपने Br से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नॉट एम KBr माइनस डेल्टा नॉट एम NaBr। तो ये क्या, ये जो डिफरेंस होगा दोनों के केस में,
तो वो क्या होगा, हमेशा बराबर आएगा। अब समझते हैं कोलरास लॉ क्या है। कोलरास ने क्या कहा, कोलरास ने कहा कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी represented as the sum of individual contributions of the anions and cations of the electrolytes। कोलरास ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके एनायंस एंड कैटायंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। ये लॉ की ज़रूरत क्या पड़ गई, लॉ की ज़रूरत एक तो यही थी कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, एक तो वहाँ पे यूज होगा कोलरास लॉ, और आगे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है कोलरास लॉ का। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रोलाइट के जो सेपरेट आयंस होंगे Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इन दोनों कैटायंस और एनायंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके सम के बराबर होगी। मीन्स अगर आपके पास कैटायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और एनायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो उन दोनों का सम कर दीजिए। तो सम करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। आपने अभी तक क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं आप, गैल्वेनिक सेल है, इसमें क्या करते थे आप, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में क्या थी, जो आपकी गिब्स एनर्जी थी वो नेगेटिव थी क्योंकि सिस्टम एनर्जी आपको डिलीवर कर रहा था। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। तो जो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और इस तरह के सेल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होगा, ये कन्फर्म हो गया आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की, इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए फैराडे ने कुछ स्टडी की, और उस स्टडी के बेस पे उन्होंने दो नियम बनाए जिनको कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के जो दो नियम है, देखते हैं पहला नियम क्या है। फैराडे ने कहा कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, यहाँ पे देखिए आप ध्यान देने वाली बात क्या है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस वाई ए करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और मेल्ट। फैराडे ने कहा अपने पहले नियम में कि जो भी केमिकल रिएक्शन का अमाउंट होगा वो हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा किसके, कि जो इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन के थ्रू पास की जा रही है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। मीन्स कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए आप यहाँ से ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है सिस्टम में। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिसिटी आप इंक्रीज कर देंगे तो केमिकल रिएक्शन जो अमाउंट कर रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कम कर देंगे तो ये पार्ट कम हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ में फैराडे ने बताया कि द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आपने मान ली इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी क्या है, ई है, तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो अगर आपके पास दो अलग अलग सेल्स हैं और इसमें आप सेम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मींस इसमें क्या है, कैथोड एनोड किसी और मटेरियल के हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपका एक डिफरेंट मटेरियल है। ये सेल के केस में सारे कंपोनेंट्स चेंज हैं, इस सेल से डिफर करते हैं। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स आपके डिफरेंट मेटल के हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट है, बट आपने क्या किया, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वो सेम अप्लाई की है दोनों में। तो उस केस में क्या होगा कि जो अमाउंट होंगे, जो सब्सटेंस होंगे जो लिबरेट हो रहे हैं इस रिएक्शन में, उनका जो अमाउंट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, उन बराबर, या आप कह सकते हैं हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके,
देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, उनका जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट होगा उसके हमेशा ही वो प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोचियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या आप कह लें फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, वो हमेशा डिपेंड करेगा कि किस तरह का इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मानिए कि आपके पास एक Ag पॉजिटिव आयन है जिसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद Ag पॉजिटिव आयन क्या हो जा रहा है, रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे Ag का क्या हो गया, Ag पॉजिटिव आयन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे टोटल चार्ज कितना होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपने देखा था, पिछले वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि टोटल चार्ज था 96,500 कूलम। मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 96,500 कूलम, और ये होता है आपका 1 फैराडे के बराबर। तो 1 फैराड के ये बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, यही तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी एक्चुअल में, यही इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी फॉर दिस केमिकल रिएक्शन टू अकर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग बैटरीज की। बैटरीज 2 टाइप के हो सकते हैं आपके। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या कर रहे थे आप, केमिकल एनर्जी को, गैल्वेनिक सेल में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। दूसरा पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके केस में क्या कर रहे थे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ये जो बैटरीज आती हैं, प्रैक्टिकली जो बैटरीज आती हैं, इनमें क्या होता है कि आपका जो केमिकल एनर्जी होती है बैटरी के अंदर वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये बैटरी 2 टाइप के बैटरी होते हैं, एक तो प्राइमरी बैटरीज होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज होते हैं। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन केवल एक बार होती है, इनको आप रीयूज नहीं कर सकते। जैसे घड़ी में जो सेल डलता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेल है, क्योंकि वो एक बार आपने यूज़ कर लिया उसके बाद आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, वो यूज एंड थ्रो होता है। तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, ड्राई सेल्स भी कहते हैं, और इनका नाम लेक्लांसी सेल भी है। ये लेक्लांसी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बेस्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ड्राई सेल का, ड्राई सेल में करते क्या है, बेसिकली एक जिंक का कप लेते हैं, एक कप लिया किसका, जिंक का, और इसको माना कि ये एक एनोड की तरह काम करता है। क्या हो गया, ये एनोड हो गया। एक रॉड ली कार्बन की, ये कार्बन की रॉड क्या करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट में क्या भर दिया, MnO2 प्लस ब्लैक कार्बन ले लिया, प्लस क्या किया, NH4Cl। इन तीनों का जो पेस्ट था वो इसमें डाल दिया। ये किस तरह का होगा, ये किसका काम करेगा, ये पेस्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। एनोड का काम ये जिंक का कप करेगा, और कैथोड का काम ये कार्बन की रॉड करेगी। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन, Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Zn2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर देगा। कैथोड पे क्या होगा, इस रॉड पे क्या होगा आपका, आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड पे क्या हुआ था आपका, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस तरह से होगा, ये देखिए आप, जो NH4 पॉजिटिव आयंस होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएंगे NH4 में, और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, MnO2 के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका MnO, साथ में एक हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा, प्लस NH3, अमोनिया को ये रिलीज कर देगा। तो इस तरह से इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में क्या रिलीज होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगी, जिसको आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स वो बैटरीज होती हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, मीन्स रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। ये दीज बैटरीज कैन बी रिचार्ज, और ये जनरली क्या होती हैं, लीड स्टोरेज बैटरी होती हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें जो एनोड होता है वो होता है लीड का, और जो कैथोड होता है, कैथोड बनाते हैं लीड के अंदर क्या करते हैं, PbO2 लीड ऑक्साइड को फिल कर देते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, कैथोड बनता है, और Pb से क्या बनता है, एनोड बनता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको।
देखिए आप, एनोड है ये, एनोड किसका था, लेड का था, पीवी का। ये रहा आपका कैथोड, कैथोड क्या था, पीवी के अंदर आपने क्या किया, पीवी O2 को फिल कर दिया, तो इस तरह से आपका कैथोड बन गया। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने क्या किया, 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या होंगे, दो रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। बट ये क्या है, ये सेल आप रीयूज कर सकते हैं। मींस एक बार ये सेल डिस्चार्ज हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसको चार्ज कर सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। फिर आपको जब एनर्जी चाहिए होती है तो केमिकल रिएक्शन फिर से होने लगते हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं। फिर ये डिस्चार्ज होने के बाद फिर क्या, फिर आप फर्दर इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसके कैथोड और एनोड पे किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, देखिए आप, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो क्या होगा, जो सल्फेट आयंस होंगे एक्वस फॉर्म में, वो लेड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PbSO4 बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स इट इज एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस तरह से होगा, सल्फेट आयंस होंगे एक्वस फॉर्म में, PbO2 होगा और 4H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4H पॉजिटिव आयन है, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 4H पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और दो इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज सल्फेट पे हो गया। तो 4 नेगेटिव चार्ज हो गया टोटल और 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या है, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका रिडक्शन का प्रोसेस। और रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा, आपका लेड सल्फेट बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे दो। ये रिएक्शन होता है आपका कैथोड पे। तो इस तरह से सेल्स आपको क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी देते रहते हैं। तो आपने क्या पढ़ लिया ड्राई सेल्स के केस में। प्राइमरी सेल्स में आपने देखा था क्या था, इस सेल को आप रीयूज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज़ कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेकेंडरी सेल्स कौन से थे, जिनको आप रीयूज कर सकते थे, मीन्स आपने एक डायरेक्शन में रिएक्शन कराया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फर्दर जब ये सेल डिस्चार्ज हुआ, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की सेल को, और ये फर्दर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी ने। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो गया, मीन्स रिएक्शन आपका वापस रिवर्स हो गया। फिर से आप क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को रीयूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और ये आज आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, और न्यूमेरिकल्स इसके साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे।